Friends, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर क्लास, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ जो है डिस्कस करेंगे और चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स का। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको एक डिस्क्रिप्शन दी गई है जिसमें फ़ंक्शन के बारे में पूछा गया है कि f x और y का एक फ़ंक्शन है और आपने इसको किस तरह से यहाँ पर फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो बेटा इसके लिए ये है कि आप देखें f के बाद ये जो दो डॉट नज़र आ रहे हैं, इसको आपने ये कंसिडर करना है कि ये हमारा जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल का है। डॉट के बाद जो भी वेरिएबल है उसका ये फंक्शन होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x, और ये किसके इक्वल होगा, जो एरो के आगे वैल्यू होगी उसके इक्वल होगा। तो जब भी इस तरह की डिस्क्रिप्शन आएगी आपने इस तरह से जज करना है कि f और उसके बाद डॉट के बाद जो फंक्शन वेरिएबल आएगा वो हमारा फंक्शन उसका बनेगा। तो इसके मुताबिक f ऑफ x y के इक्वल होना चाहिए। तो बेटा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा नहीं है जिसमें f ऑफ x आए। बी ऑप्शन में f ऑफ y नज़र आ रहा हमें जो कि y के इक्वल है। सी में देखें तो f ऑफ x y के इक्वल है। इसका मतलब है कि पहले MCQs का आंसर हमारा जो है वो सी होगा। उसके बाद है बेटा MCQs नंबर 2। इफ़ एक गिवन फंक्शन है f ऑफ x x स्क्वायर, देन डोमेन ऑफ f, आपने f की डोमेन फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डोमेन और रेंज का अलग से हमने लेक्चर नंबर 3 और 4 जो है वो हमने इसका किया हुआ है, और आज का लेक्चर नंबर जो हमारा है वो इससे रिलेटेड है, डोमेन और रेंज से ही। तो आपने इससे पहले जो लेक्चर नंबर 3 और 4 है उसको सुन लेना है जिसमें डोमेन और रेंज के बारे में बताया गया है। वैसे भी मैं यह बता देता हूँ कि डोमेन वो वैल्यू होती है जो किसी फंक्शन को डिफ़ाइन कर सके। डिफाइनिंग वैल्यू जो है वो डोमेन कहलाती है। तो अगर हम इसकी ए ऑप्शन देखें -1 और 1, -1 को इस फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास +1 आंसर आएगा जो इसको डिफ़ाइन कर रहा है। फिर अगर 1 पुट करें तो वो भी डिफ़ाइन कर रहा है। बट ए ऑप्शन में हमें बताया गया है कि सिर्फ यही दो वैल्यू हैं जो इसको डिफ़ाइन कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स में आएँ तो वो भी वैल्यू अगर इसमें पुट करके देखें तो वो भी डिफ़ाइन कर रही हैं, बट ये भी एक बाउंड सी वैल्यू हैं जो इसको डिफ़ाइन कर रही हैं, यानी इसके अलावा सेट ऑफ इंटीजर्स के अलावा और कोई नहीं है। सी में देखें तो सेट ऑफ आर रियल नंबर, जब हम आर रियल नंबर करते हैं तो फिर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये देख लें, इसमें हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर की जगह पे सेट ऑफ रियल नंबर में से मुराद ये है कि अब कोई भी वैल्यू ले लें इसमें पुट करेंगे तो उसको डिफ़ाइन करेगा। इट मीन्स इसकी ऑप्शन जो है वो सी होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका MCQs नंबर 3, f ऑफ x x स्क्वायर, देन द रेंज ऑफ f ऑफ x। अब रेंज जो हमारे पास है उसकी भी डेफिनेशन सुन लें कि रेंज जो है वो एक्चुअली डोमेन के बारे में फिर बता दूं कि डोमेन जो है उसको आप इनपुट्स कंसिडर कर लें और रेंज जो होती है वो हमारा आउटपुट है। डोमेन को आप क्वेश्चन समझ सकते हैं और रेंज जो है वो हमारा आंसर होता है। तो वैसे भी किसी फंक्शन के जो डिफ़ाइन करने वाले आंसर होते हैं उनको रेंज कहा जाता है। तो आप रेंज को इस तरह से भी ले सकते हैं कि इस फंक्शन के जो जो पॉसिबल आंसर आएंगे वो हमारी रेंज होगी। वैसे आप किसी इनवर्स फंक्शन की डोमेन ले लें तो वो भी रेंज की डेफिनेशन बनती है। डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज़ कॉल्ड रेंज। बट यहाँ पर हम इसके आंसर चेक करेंगे कि क्या क्या आ सकते हैं, उसके मुताबिक इसकी रेंज सेट कर लेते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू होती हैं, वो इसमें पुट करेंगे तो आंसर आते जाएंगे और कोई भी अनडिफाइन नहीं करेगा। बट इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर्स तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी होती हैं, तो ये तो आंसर पॉजिटिव देगा हमें किसी भी सूरत में, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगी। सेट ऑफ आर रियल नंबर, सेट ऑफ आर रियल नंबर में भी सब पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकती हैं, बट इस फंक्शन के मुताबिक हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आंसर ही आना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है वो होगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कोई भी होगा बट होगा वो नॉन नेगेटिव, यानी उसमें सारी वैल्यू ही जो होंगी पॉजिटिव होंगी। तो सी ऑप्शन पे इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अगर इसकी ऑब्जेक्टिव नंबर 4, f ऑफ x, x ओवर x माइनस 4,
देन द रेंज ऑफ एफ। अब रेंज फिर आ गया उसके आंसर। तो इसका आंसर जो है पहले नंबर पर तो देखें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम 4 नहीं पुट कर सकते। देखें अगर 4 पुट करेंगे तो आपको पता है कि 4 हमारे पास आंसर 4 - 4 0 जो कि अनडिफाइन होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा आप जो मर्ज़ी पुट कर लें आंसर आते जाएंगे। बट आप कोई भी वैल्यू ले लें बेटा, इसमें कोई भी वैल्यू ले लेंगे आंसर आएंगे, वो सारे के सारे रियल होंगे। बट उन रियल नंबर में आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखें तो 1 नहीं आ सकता किसी भी सूरत में। इसका मतलब है कि हमारा आंसर नहीं हो सकता 1 इस फंक्शन में। तो आप अगर देखें डी ऑप्शन, इसकी डी ऑप्शन में तमाम रियल नंबर तो हो सकते हैं लेकिन 1 किसी सूरत में भी नहीं आ सकता, इसलिए हम उसको रियल नंबर से आउट कर देंगे। तो R-1 डी ऑप्शन कहलाएगी इसकी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 5 MCQs आपकी बुक का ही 1.1 एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स है और तीनों ही ऑब्जेक्टिव में आ गए हैं। इसमें आपने पेरीमीटर ऑफ पी जो है वो बताना है, पेरीमीटर ऑफ पी ऑफ स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो बेटा आपने इसके बारे में बताना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन, ये आपको पता है कि मैंने आपको ये न्यूमेरिकल भी इसके सॉल्व करवाए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी आपने वो लेक्चर भी सुन के इसकी ऑप्शन ए, बी और सी इसको देखना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो बनेगी। वैसे पेरीमीटर आपको पता है कि 4a के इक्वल होता है और एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास ए का एरिया जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। और फिर यहाँ से आप अगर एक्स की वैल्यू लें वो ए का अंडर रूट होगा। तो इसको आप 1 इक्वेशन में पुट करके जिस तरह हमने सॉल्व किया था तो सी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। वैसे आपने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व, इसका सोल्यूशन जो है वो लेक्चर में से सुन लेना है। नेक्स्ट है 6 द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सी। तो इसका फंक्शन जो है वो सी होगा। बेटा आपने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, लेक्चर भी सुनना है और उसके बाद आपने देखना है कि हमारी ऑप्शन जो है वो इसमें से कौन सी बन रही है। इसी तरह ही स्टूडेंट्स 7 नंबर जो है द वॉल्यूम ऑफ अ वी, ये मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपने इसी चैनल पे ही लेक्चर नंबर हमारा मौजूद है जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को भी सॉल्व किया हुआ है। उसमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व हैं और आप वहाँ से इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं और इसका आंसर भी वहाँ से लेकर इसको टिक कर सकते हैं। इसलिए ये मैं जो है वो आपको बता रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट्स, इफ x इज इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2a रिप्रेजेंट अ क्वेश्चन ऑफ। ये भी हमारे पास देखा जाए तो हमारी 1.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये 2 क्वेश्चन जो हैं और ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक क्वेश्चंस कहलाती हैं क्योंकि x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करें तो वो बन जाता है पैरामीट्रिक क्वेश्चंस। तो ये पैरामीट्रिक क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करें तो देखना ये है कि इनमें से कौन सी क्वेश्चन बनती है, क्या सर्कल की बनती है, इलिप्स की बनती है, पैराबोला की बनती है या हाइपरबोला की। तो बेटा हमने इसका ये एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है, उसके मुताबिक ये पैराबोला की क्वेश्चन बनेगी। सी पे आप टिक करेंगे। 9 MCQs ये भी हमारे पास पैरामीट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि एक्स थीटा पे और वाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करके आपने देखना है कि ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, हाइपरबोला बन रही है, इलिप्स बन रही है। तो आप इलिप्स पे टिक करेंगे। कैसे बनी है ये हमारा सोल्यूशन में मौजूद है। उसके बाद आ गया 10 में फिर आ गया हमारे पास रेंज, आपने एक फंक्शन की बतानी है। तो स्टूडेंट्स रेंज के लिए फिर यही है कि आंसर बताने हैं आपने। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, अंडर रूट की वजह से अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो आपको पता है वो हमारे पास कम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी वैल्यू होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इमेजिनरी आंसर तो नहीं आ सकता। अब देखें कि अगर मैं x की जगह पे 3 पुट कर दूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 होगा। तो पहला आंसर तो हमारा ये है कि 0 आ सकता है और फिर वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, कम करेंगे तो नेगेटिव आएगा। कम वैल्यू ले नहीं सकते x की, ग्रेटर वैल्यू लेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। 3 भी ले लिया हमने जो कि 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर 0 से स्टार्ट होगा पहला। तो डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन में 0 को क्लोज इंटरवल में लिखा है। तो क्लोज इंटरवल जो हमारे पास है कि इंक्लूड है 0 और इन्फिनिटी का मतलब है कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है और 0 से इन्फिनिटी तक जो वैल्यू आ रही हैं वो उसमें 0 तो इंक्लूड होगा
और इन्फिनिटी से पहले पहले जितनी भी वैल्यू वो भी इंक्लूड होंगी, तो डी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 11 नंबर एमसीक्यूज, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, इसमें भी वो डोमेन आ गया डिफाइनिंग वैल्यू। फिर आपको बता दूं डिफाइनिंग वैल्यू, तो डिफाइनिंग वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स, आप अगर इसमें सेट ऑफ आर रियल नंबर्स पुट करते हैं तो हमारे पास डिफाइनिंग वैल्यू आती जाएंगी, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, तो साइन का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है हाइपरबोलिक में जिसकी डोमेन और रेंज एक जैसी होगी, और याद रखना है बेटा आपने कि इसकी डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर होंगे। आप अपने कैलकुलेटर से भी कोई भी रियल नंबर की वैल्यू आप हाइपरबोलिक साइन में पुट करें तो आंसर हमारा डिफाइनिंग फॉर्म में होगा, अनडिफाइंड नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारे पास आंसर और क्वेश्चन दोनों ही, यानी डोमेन और रेंज दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर होंगे, यानी इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों सेम होंगे। 13 है बेटा, टाइप्स में है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकें, वेरिएबल आसानी से सेपरेट हों या आपको नज़र आ रहे हों कि ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में y और x दो अलग अलग हैं, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। जबकि बी में x और y ऑर्डर पेयर में दिया गया है, वो हम अलग नहीं कर सकते। सी ऑप्शन हो नहीं सकती और डी नन ऑफ दीज है, तो सेपरेशन ऑफ द फंक्शन वेरिएबल ए ऑप्शन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, जो भी मैंने आपको बताया था कि रेंज ऑफ अ हाइपरबोलिक, साइन की रेंज जो है वो क्या है, उसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर ही है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन होगी। उसके बाद है 15, देखें तो ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें आपने फंक्शन को इवन और ऑड के बारे में बताना था। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर f ऑफ x के आ जाए इक्वल तो वो इवन फंक्शन होता है, और अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के आ जाए तो वो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। इस क्वेश्चन का अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर सुनिएगा, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है। उधर से आप देख के इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि कौन सी ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है 16 में जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और देन जी स्क्वायर आपने फाइंड करना है। ये बेटा जी स्क्वायर ऑफ एक्स जो है ना वो एक्चुअली जी ऑफ एक्स है, जो हमने 1.2 एक्सरसाइज अपनी बुक की एक्सरसाइज में पढ़ा था, जी ऑफ एक्स, तो उसी को ही जी स्क्वायर ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। तो आप उसी मेथड से एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह से हम जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, तो इसके मुताबिक आपकी ऑप्शन जो है वो बी बनेगी। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यूज 17 एमसीक्यूज। उसको अगर देखें तो 17 एमसीक्यूज में आपको डोमेन इनवर्स फंक्शन की पूछी गई है। बेटा ये याद रखें, नोट कर लें पॉइंट, कि अगर आप किसी डायरेक्ट फंक्शन की डोमेन फाइंड करें तो वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, और अगर आप किसी डायरेक्ट फंक्शन की रेंज फाइंड करें तो वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है, यानी अपोजिट चली जाती है। तो अब आपने इनवर्स फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, तो क्यों ना हम इस गिवन फंक्शन की रेंज फाइंड कर लें, वो ऑटोमेटिकली इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो रेंज इसकी, यानी इसकी रेंज जो है कौन सी वैल्यू इसको डिफाइन करेंगी, इसको बेटा नेगेटिव अंडर रूट के अंदर तो नहीं आना चाहिए। तो अगर आप देखें मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 माइनस 1 0 का अंडर रूट 0 होगा, 2 प्लस 0 2, तो हमारा पहला जो है आंसर 2 से स्टार्ट हो सकता है, और फिर आगे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज जैसे ही करेंगे आंसर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो क्लियर नज़र आ रही है, जिसमें 2 इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल 2 का लिखा है, और ये ब्रैकेट शो कर रही है ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, यानी हम इन्फिनिटी को नहीं लेंगे, तो ए ऑप्शन इसका। नेक्स्ट फिर वही बात आ गई कि आपने इसमें फाइंड करना है रेंज। ये बेटा रेंज फाइंड करनी है आपने, और किसकी फाइंड करनी है, ये देखें रेंज, आप अगर देखें तो रेंज जो है इसमें इन्वर्स फंक्शन की फाइंड करनी है। तो फिर वही बात आ गई कि आपने इसकी डोमेन फाइंड कर लेनी है। जो फंक्शन आपको दिया गया है इसकी डोमेन फाइंड कर लें, जो इसकी डोमेन होगी वही आपको जो है वो रेंज बनेगी इस फंक्शन की। तो कैसे होगा इसमें भी बेटा देखें कि इसकी हम डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन के लिए वही है
कि हम इसमें 1 अगर पुट करें तो 1 - 1 0, तो ये भी देख लें। पहला आंसर ऐसा है जो इसको डिफाइन कर सकता है, वो 1 है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम इसको, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 इंक्लूड है, इसलिए वो क्लोज इंटरवल में लिखा जाएगा। तो सी ऑप्शन इसकी होगी। उसके बाद है 19 बेटा, आपकी ये बुक का ही थ्योरम है जो हमने प्रूफ किया हुआ है कि ई थ्योरम, उसकी एक डिडक्शन है कि लिमिट अगर 0 पे अप्रोच करे और ई की पावर x -1/x है, तो आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये 1 के इक्वल होता है। 20 आपको पता चल गया होगा कि ये भी 20 हमारी बुक का आंसर है, क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया हुआ है। आप एक्सरसाइज का सोल्यूशन चेक कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बेटा ऊपर x की पावर n है, नीचे x की पावर m है, तो आप इसको पहले तो लिखेंगे कि n/m, और फिर वेरिएबल x है, उसकी पावर n - m बनेगी। तो बेटा इसकी ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी होगी। उसके बाद आ जाए 21 MCQs पे। देखें तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन रहा है। आपको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल बने तो वो ई थ्योरम बनता है। उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि आपकी लिमिट जो है वो 0 या इन्फिनिटी पे पुट हो, और इसमें क्या होना चाहिए, 1 मौजूद है, और जो दूसरी वैल्यू 1/n है उसका रेसिप्रोकल ऊपर हो, जो कि n बन रहा है। तो n को आप ऊपर रहने देंगे, 1/2 बच रहा है, उसकी होल पावर बना देंगे, तो ये e की पावर 1/2 सी ऑप्शन बनेगी। वैसे आप इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर लीजिएगा चेक, उसमें ये सॉल्व किया हुआ है और ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 22 f(x) डिसकंटिन्यूटी। ये भी टॉपिक हमारी बुक से लिया गया है, फंक्शन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो कब डिसकंटिन्यूस होता है बेटा, क्या पहली ऑप्शन है कि अगर किसी फंक्शन पे एट सी पे लिमिट चेक कर रहे हैं, सी अप्रोच कर रहा है किसी फंक्शन की लिमिट को, अगर उसका आंसर 0 ना आए तो वो हमें किसी भी सूरत में ये नहीं बता सकता कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। दूसरा है कि अगर आप किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं और उसका आंसर 1 आ जाए, तो ये भी डिफाइन नहीं कर पाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। सी ऑप्शन देखें, अगर किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें और उसका आंसर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ जाए, तो बेटा ये क्लियर प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की। बट इसमें हमने डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बताना है, तो फिर डी ऑप्शन बन रही है कि अगर किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें और उसका आंसर वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(c) कहलाता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसके इक्वल ना आए तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों 23 में आपने डोमेन लेनी है इन्वर्स फंक्शन की। तो आप इस तरह करें, जो डायरेक्ट फंक्शन है उसकी रेंज निकाल लें, ऑटोमेटिकली वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी। तो बेटा इसकी रेंज में आप चेक कर लें कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 आ गया तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा तमाम वैल्यू जो भी आप पुट करेंगे आंसर आता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रेंज होगी, यानी आंसर जो होंगे इस फंक्शन के, वो 0 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो बाकी सब कुछ जो वो रियल वैल्यू होती हैं, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन में रियल वैल्यू तो होगी बट उसमें से सी नहीं आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 24 में देखें, द ग्राफ ऑफ f(x) ax लाइज इन। ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल अगर उससे ग्राफ ड्रा किया जाए, तो आपकी बुक से ही ये ग्राफ का रिलेटेड का क्वेश्चन है कि कांस्टेंट की पावर, अगर हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका ग्राफ बनाते वक्त आप देखेंगे कि क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्या वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्या वो थर्ड क्वाड्रेंट में, या किस में करेगा। तो बेटा आपने देखना है को इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बेटा इसका ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये आप न्यूमेरिकली चेक भी कीजिएगा अपनी बुक से और फिर देखिएगा कि इसकी ऑप्शन कौन सी बन रही है। 25 और लास्ट MCQs इसका देखें। इसका बेटा 25 MCQs है, द ग्राफ ऑफ f(x) लॉग फंक्शन का। बेटा अगर आप ग्राफ लें तो वो चेक करेंगे कि ग्राफ की जो लाइन बनती है वो किस किस क्वाड्रेंट में जाती है, वहाँ से भी चेक कीजिएगा। वैसे आप डी ऑप्शन पे क्लिक कर लें, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 1 के MCQs जो है वो कंप्लीट हो गए। इसके बुक के जो है वो क्वेश्चंस, इसके न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, तो आपने उनको भी रिवाइज़ करना है।
और इस सिलसिले में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।